And all of you have been added to the respective class group, right? Class group में already सब लोग added हैं. Also check it in the parents group, क्या आपके parents भी added हैं कि नहीं? Okay? आज प्लीज अपना पेरेंट्स का मोबाइल जरा लेके चेक कर लेना. ऑल ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी एडेड टू द पेरेंट्स ग्रुप. पेरेंट्स ग्रुप में एडेड हो चुके होने चाहिए. व्हाट्सएप ग्रुप है पेरेंट्स का. अगर किसी के पेरेंट नहीं हुए हैं तो प्लीज इन्फॉर्म मी. ओके, होप ऑल द पेरेंट्स आर एडेड. एंड देयर इज वन मोर ग्रुप कॉल्ड होमवर्क ग्रुप. आई विल ट्राई टू गिव होमवर्क द मिनिमम as it is give minimum homework in 12th standard. Okay, as I told you, the lectures are very important. You have to attend each and every lecture. इधर ही आपका मेजॉरिटी काम हो जाएगा. ओके, तो होमवर्क होगा बट कभी कभी होगा, उतना सिंसियरली आपको करना है. बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्क वुड बी डन इन द लेक्चर इटसेल्फ. लेक्चर खाली रेगुलरली अटेंड कीजिए, योर वर्क वुड बी डन. एंड एक होमवर्क ग्रुप भी होगा. आई विल जस्ट ऐड यू टू दैट होमवर्क ग्रुप, ऑल ऑफ यू. एंड अगर कोई ऐड नहीं हुआ है तो लेट मी नो. अभी तक नहीं किया है, आज कल मैं कर दूंगा मैं. तो 3 ग्रुप्स होने चाहिए आपका. एक स्टूडेंट ग्रुप होगा, एक पेरेंट्स ग्रुप होगा और एक होमवर्क ग्रुप होगा. ठीक है. या एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एल्स वी कैन प्रोसीड विद द फर्स्ट. सर नेक्स्ट वीक एग्जाम है तो कैसे रखोगे? या मिठी बाई का है ना? हाँ सर. या व्हाट टाइम इट इज? मोस्टली 10 to 11 ही है मोस्टली सब एग्जाम. एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं आया? आ गया है शेड्यूल, भेजता हूँ. तो भेजो. हाँ. Send me on WhatsApp. तो we'll do something. We'll give you some alternate time for lecture. Lectures होंगे. एग्जाम तो क्या MCQ है, वैसे भी बहुत सिंसियरली लिखोगे तुम लोग MCQ के एग्जाम. So एग्जाम्स के बीच में भी लेक्चर्स होने वाले हैं. I'll give you an alternate batch time. Okay? You can come and attend over there. Anything else you want to ask? Pujan. Yes sir. कुछ नहीं, वीडियो ऑन. एनीथिंग एल्स? सर भेज रहे थे आपको. अभी मत भाई, लेक्चर के बाद भेज ना. भी क्या घाई है. चलो, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. Has anyone heard about this term, bill of exchange? What do you mean by bill of exchange? Bills receivable, bills payable, कुछ तो सीखा है, सुना है. In 11th standard थोड़ा बहुत देखा है. Any idea about the concept of bill of exchange? Anyone? Come on. Think. Any idea? Any vague idea? It's fine. Wrong हुआ तो भी चलेगा. Please try. It's written sum of the amount which is receivable or payable in exchange for a service or good. Yes, somewhat right. Written document, okay, saying that the amount is payable for a service or a good. बराबर है. अभी आपने ये दो नाम सुने होंगे, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. सुना है 11th स्टैंडर्ड में? बिल्स रिसीवेबल and bills payable. Any vague idea about what is bills receivable, what is bills payable? ये देखा था आपने? ओपनिंग एंट्री जर्नल में आता था, एसेट्स में आता था, एसेट्स में आता था और लायबिलिटीज में आता. अच्छा, ऑल ऑफ यू हैव डन फाइनल अकाउंट्स और सम ऑफ यू आर येट टू डू दिस चैप्टर एट योर इन योर रिस्पेक्टिव क्लास. फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है आपका सबका, या स्टार्ट या मिड या फिनिश हो गया है? ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सबका हो गया है? हेलो सर अभी चालू है क्लास में, आधा ही हुआ. आधा हो गया. ऑन द वे. हाँ, ऑन द वे. कर रहे. सॉरी, क्या चालू है? एडजस्टमेंट्स कर. एडजस्टमेंट्स कर रहे. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ट्रायल बैलेंस हो गया है. मतलब ट्रायल बैलेंस के आइटम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा हो गया होगा. तो एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ओके, एक्सपेंस क्या है. सो बिल्स रिसीवेबल क्या था, याद है आपको?
What was bills receivable? Basically, debtors. Assets. Assets. They were not they were assets or liabilities basically, so they were assets. And what were bills payable? Liabilities. Liabilities. Bills payable were liabilities. Okay. इतना मालूम है आपको? What is an asset and what is a liability in brief? Okay. What is an asset? Asset means business का कोई भी property जिससे पैसा मिलना बाकी है, जिससे पैसा या बेनिफिट आना बाकी है, उसको क्या बोला जाता है? एसेट. और लायबिलिटी मतलब बिजनेस पे कोई भी ऑब्लिगेशन, बिजनेस पे कोई भी ऑब्लिगेशन मतलब उधार, किसी को पैसा देना बाकी है, दैट्स अ लायबिलिटी. सिंपल कंसेप्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी फॉर एनी बिजनेस. बिजनेस के अंदर जो भी चीजें जो वो ओन करता है, जहां से पैसा आ सकता है, उसको बोलते हैं एसेट. दैट इज कॉल्ड एज एसेट. और जिसको पैसा देना है, किसी चीज का ऑब्लिगेशन है, ओके, यू हैव टू पे समवन समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज योर लायबिलिटी. सिंपल एज दैट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? अच्छा, कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो, क्योंकि 11th कैसे गया है आपको भी मालूम है, ओके, आपने ऑनलाइन में क्या क्या किया आपको भी मालूम है. सो अभी उसको इफेक्ट बोर्ड्स पे नहीं आना चाहिए. तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी टर्म इन बिटवीन, प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क, आई विल एक्सप्लेन. ओके, डोंट बॉदर के भाई ये सिली डाउट है, सर क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, एनी एप्रीहेंशन यू हैव, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इवन अ सिंगल थिंग, यू कैन प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क इमीडिएटली. या लेक्चर के बाद भी मैं इधर रहूंगा 5-10 मिनट 15 मिनट, यू कैन आस्क मी दैट टाइम. बट अंदर अंदर अपने आप अंतर्यामी मत बनना कि मेरे को आ जाएगा, भगवान बोलेगा, भगवान नहीं बोलेगा. ठीक है, तो अपने आप से समझने का अगर नहीं हो रहा है तो आस्क मी इमीडिएटली. एक तो लेक्चर के बाद पूछ लो, बट जितने डाउट्स है क्लियर कर लेना 11th के बेसिक्स से लेके अभी तक के, क्योंकि जितना बल्कअप करोगे, जमा करोगे, उतना बोर्ड्स में बैंड बजेगा एक साथ. वो जमा 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 होके 4-5 चैप्टर 5-6 चैप्टर सब बल्कअप हो जाएगा. So I'll be explaining with the basics only, with 11th standard basics. But still, if you don't understand something, please stop me and ask. Okay, it's fine. We'll go slow. कोई घाई नहीं अपने को. We are well on track. आराम से होगा पोर्शन अपना. अक्टूबर नवंबर तक पोर्शन हो जाएगा, फिर रिवीजन हो जाएगा. Sufficient time we are having. Okay. Now, coming to this topic of bill of exchange, bills receivable, bills payable. ये तो सुना है आपने 11th standard में. बिल्स रिसीवेबल आर एसेट, बिल्स पेएबल आर लायबिलिटी. अब इस चैप्टर में क्या करना है? व्हाट आर वी सपोज टू डू इन दिस चैप्टर? वी आर सपोज टू गो इन डिटेल, पूरा ऑपरेशन करेंगे इस बिल ऑफ एक्सचेंज का. क्या क्या पॉसिबल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं एक बिजनेस में बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ कहाँ काम आता है, क्या यूजेस हैं, क्यों जरूरी है ये चीज, क्या क्या ट्रांजैक्शन में डीलिंग होती है, क्या क्या अलग वेरी तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ. एवरीथिंग विल बी लर्निंग इन दिस वन सिंगल चैप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, वेटेज कितना है ये टॉपिक का? तो वेटेज है विथ ऑप्शंस 15 मार्क्स. 15 मार्क का वेटेज है इस टॉपिक का. 15 मार्क्स आउट ऑफ 80, दैट अमाउंट्स टू अराउंड 20% ऑफ योर पोर्शन. 20%. 15 मार्क का वेटेज का चैप्टर है. अच्छा सर, इजी है कि डिफिकल्ट है? तो भैया इजी है, ये डिफिकल्ट वाले लाइन में नहीं आता है. ये डिफिकल्ट में और 2-3 टॉपिक से आएंगे तो बताता हूँ. ये इजी वाले लेन में आता है. तो इजी वाले लेन में है. 20 मार्क्स का वेटेज है, 15 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें से 10 मार्क का आपको प्रॉब्लम आता है. 10 मार्क का प्रॉब्लम यू हैव ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड 5 मार्क का आपका प्रोफोर्मा आता है, जो ड्राइंग वाला पार्ट. अगर आपको याद होगा, मैंने अभी अभी बोला ऑब्जेक्टिव्स में एक ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज. तो 5 मार्क का ड्राइंग आता है और 10 मार्क का आपका क्वेश्चन आता है. ओके, एंड एवरी पेपर इट इज देयर विथ ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है वो भी बता, बट हो सके तो ये अटेम्प्ट कर लेना. बहुत इजी चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का. सिर्फ जर्नल एंट्रीज है पूरे टॉपिक में. लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक नाउ. सी, देयर आर 2 persons. Let us say Mr. A and Mr. B. Pardon my drawing. There are 2 people, Mr. A and Mr. B. ठीक है.
मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट. So in this transaction, you have done this in 11th standard. One person sells the goods to another, one person purchases from another, right? So A ने B को goods sell किया है on credit. So in this transaction, can you tell me who is a creditor and who is a debtor? A is creditor. A is the creditor and B is the debtor, right? Hope all of you are clear with this. Any confusion in this? Akka? So A is the creditor and B is the debtor. बराबर है? A has sold goods to B on credit basis. Let us say goods sold on credit of 2 months. Credit period is 2 months. Credit period is 2 months. 2 महीने का क्रेडिट पे बेचा. तो A has sold goods to B on credit. So who is supposed to pay the money to whom? B to A. B is supposed to pay the money to A after how many months? 2. 2. So A has sold goods to B. B is supposed to pay, let us say, 10,000 rupees का good sell किया है. So 10,000 rupees B is supposed to pay A after a span of 2 months. अब A क्या बोल रहा है B को, भाई सुन, मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है. तू नया है, मैं नया हूं लाइन में, क्या पता कल तूने पैसा दिया नहीं दिया, भाग गया. ऑब्वियसली इनवॉइस है अपने पास, उससे हम थोड़ा बहुत मगजमारी कर सकते हैं कोर्ट में, लेकिन एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मेरे को कि भैया तू भाग ही ना पाए. सो ए को भरोसा नहीं है बी पे. ए को लगता है कि शायद बी पैसा देगा, शायद नहीं देगा. तो इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ सिक्योर्ड, इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ सेफ, ए क्या बोलेगा, ए बी को बोलेगा कि भाई बी सुन, मैं ना एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उसमें मैं अपना सारा डिटेल दे दूंगा. क्या डिटेल दे दूंगा कि भाई यू हैव टू पे मी 10,000 रुपीज आफ्टर 2 months. ए बी को बोलेगा, ए कौन है, क्रेडिटर है, बी कौन है, डेटर है. होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दैट. ए विल टेल बी के भाई तू मेरे को 10,000 रुपीज देने वाला है आफ्टर 2 months. आई विल राइट दिस ऑन अ डॉक्यूमेंट एंड आई विल ऑल्सो साइन इट एंड यू ऑल्सो साइन इट. वी विल बोथ साइन दिस डॉक्यूमेंट. एंड डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा कि भाई मिस्टर बी, यू आर सपोज टू पे मी 10,000 रुपीज आफ्टर 2 months बिकॉज आई हैव सोल्ड गुड्स टू यू. तो 10,000 रुपया मेरे को 2 महीने के बाद दे देना. तो ये मैं रिटर्न देख लेता हूँ, दोनों साइन कर लेंगे और बस ये डॉक्यूमेंट पे जब दोनों साइन कर लेते हैं, देन दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. क्या सर ये गवर्नमेंट ऑफिस में मिलता है ये डॉक्यूमेंट, की पोस्ट ऑफिस में मिलता है, कि दुकान पे मिलता है, कहाँ मिलता है? ये कहीं पर भी नहीं मिलता है. ये अपना बिजनेस खुद के हिसाब से बना सकता है. Every business can make its own bill of exchange. It is no government का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. It is a simple contract. It is a simple contract written on a sheet of paper. Are you getting this? So every business can make its own bill of exchange. बिजनेस खुद साइन करेगा, सामने वाले पार्टी से साइन करवा लेगा. अब ये एक वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. मतलब अभी दोनों का साइन आ गया. अभी कल उठ के 2 महीने बाद अगर बी ने बोला मैं पैसा नहीं देगा, तो ए कैन ड्रैग हिम टू द कोर्ट. ए कैन फाइल अ केस. कौन से बेसिस पे? इस डॉक्यूमेंट के बेसिस. व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट? बिल ऑफ एक्सचेंज. आर यू गेटिंग दिस? सो बिल ऑफ एक्सचेंज का होल एंड सोल सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज व्हाट? सिक्योरिटी, गारंटी ऑफ पेमेंट. आप सेफ हो जाओ. सेफ्टी के लिए यू ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन दी अदर पार्टी. तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे? मिस्टर ए ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मिस्टर बी फॉर
₹10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर ए ने बी पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया मतलब एक बिल बनाया, क्रिएट किया, दोनों ने साइन किया, मिस्टर बी ने भी साइन की, मिस्टर ए ने भी साइन की, और वो डॉक्यूमेंट अभी लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। अभी 2 महीने बाद ए है ना, चुपचाप वो खाली बिल लेके जाएगा बी के पास, बोलेगा मिस्टर बी 2 महीना हो गया, पैसा लाओ, ये देखो बिल भी लाया हूँ। मिस्टर बी बोलेगा ठीक है, वैलिड बिल है, मैंने ही साइन किया था, मुझे याद है, ये बिल ले दो, ये पैसा ले लो, अपना ट्रांजैक्शन खत्म। तो बिल के वजह से एक सिक्योरिटी आ जाती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने का अल्टीमेट रीजन इज सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ पेमेंट। बात समझ आई कि नहीं? डिड यू गेट दिस? बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है ना जब डेटर क्रेडिटर का, वेरी क्लोज रिलेशनशिप, तब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ भी नहीं करते क्योंकि भरोसे वाला पार्टी है, तो फिर लफड़ा लफड़ा नहीं है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का करने का जरूरत नहीं। बट जनरली बिजनेस में आप एक्सपैंड करने के लिए नए नए जगह पे सेल्स करोगे ना, यू विल सेल इट इन न्यू मार्केट, इंक्रीज योर वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स, नया डेटर ढूंढोगे, आप नए मार्केट में जाओगे, तो नए नए लोगों के साथ डील करते वक्त ये बहुत काम की चीज है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये होता है बेसिक मैकेनिज्म। बेसिक मैकेनिज्म दिमाग में घुसा सबके? मुझे एक बात बताओ, who will make the bill of exchange, who will draw, who will write the bill of exchange, the creditor or the Creditor. The creditor. Who is the creditor? One who has sold the goods or one who has purchased the goods? Sold the Sold. Creditor is a seller, or he has sold the goods, or he is the one who is supposed to receive the money, or he is the one who is supposed to pay the money? receive the money. Receive the money. जिसको पैसा रिसीव करना है, जिसको पैसा रिसीव करना है, जिसने गुड सेल किया है, okay, one who has the upper hand in the transaction, who is a seller, all these people are one and the same, they will only make the bill of exchange. तो मिस्टर बी क्या करेगा? डेटर का काम क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के पूरे कंसेप्ट? डेटर को एक ही चीज करनी है बिल ऑफ एक्सचेंज में, क्या करना? What is the debtor Sign. supposed to do? Sign. Just put his autograph. Just put his autograph on that bill and उसका काम खत्म. अच्छा, अगर उसने साइन नहीं किया तो will that be a valid bill of exchange? No. Unless and until the debtor signs it. debtor का साइन बहुत जरूरी है, उसका कंसेंट चाहिए, कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है? तो उसका कंसेंट है, उसका साइन है, तो फिर इट इज अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर उसने साइन नहीं किया, जब तक उसने साइन नहीं किया है, उसको हम सिर्फ एक ड्राफ्ट बोलते हैं, अ रफ ड्राफ्ट। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज, इट विल बी कॉल्ड एज अ रफ ड्राफ्ट। ओके, एक बार दोनों पार्टी की साइन हो जाए, उसके बाद इट इज कॉल्ड एज अ वैलिड बिल ऑफ। तो सर अगर उसने साइन करने से मना कर दिया तो भी हम उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं बेस्ड ऑन दैट इनवॉइस। इनवॉइस याद है, आपने सब्सिडरी बुक में सीखा होगा, इनवर्ड इनवॉइस, आउटवर्ड इनवॉइस, दैट इज द बिल ऑफ ट्रांजैक्शन। बिल बनता है, बिल। तो बिल के बेसिस पे आपने बिल बना दिया है, गुड सेल कर दिया और उसने पैसा नहीं दिया, तो आप उसको कोर्ट में ले सकते हैं। बट ये बिल ऑफ एक्सचेंज और स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाता है इनवॉइस से भी ज्यादा। इसके लिए फर्दर सेफ्टी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बना। कंफर्टेबल पॉइंट? Any doubt anyone? So, ये हमेशा याद रखना, कौन बिल बनाता है, कौन बिल पे एक्सेप्टेंस की साइन करता है। ओके, तो बिल बनाएगा कौन? हमेशा क्रेडिटर बनाएगा, सेलर बनाएगा, वन हु हैज सोल्ड द गुड्स, वन हु हैज टू रिसीव द मनी। और बिल एक्सेप्ट कौन करेगा? बिल के ऊपर अप्रूवल, एक्सेप्टेंस कौन करेगा, साइन कौन करेगा? ऑब्वियसली मिस्टर ए तो करेगा ही, खुद बना रहा है तो खुद तो साइन करेगा ही। सामने वाला बी जो डेटर है उसको साइन करके वैलिडिटी दे देगा, एक्सेप्टेंस दे देगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड रीजन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला रीजन क्या है, बात समझ में आई? क्यों बिजनेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाए जाते हैं? व्हाई पीपल ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ईच अदर? यू गॉट द बेसिक फर्स्ट थिंग, व्हाई? Security. Safety of payment. Safety of payment. Is that clear? What is the second reason? What is the second reason?
What is the second reason why do we draw bill of exchange in business? ध्यान से सुनना. Second reason इसके लिए draw किया जाता है bill of exchange because bill of exchange, once it is signed by both the parties, it becomes a negotiable instrument. It becomes a negotiable instrument. What is a negotiable instrument? Negotiable instrument is anything that can be used instead of cash to settle the transaction. Negotiable instrument is anything that can be used instead of cash, रोकड़ा, to settle the transaction. Okay. So मतलब क्या? मतलब ये कि समझो मिस्टर ए ने मिस्टर बी पे बिल ड्रॉ कर लिया, मिस्टर बी ने साइन करके एक्सेप्ट कर लिया. ओके, दोनों पार्टीज ने साइन कर ली, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया, रेडी हो गया. अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज 2 महीने के लिए किसके पास होगा? मिस्टर ए के पास होगा. मिस्टर ए विल हैव दैट बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ्स. ओके, अब विद इन दैट 2 मंथ्स, ध्यान से सुनना, विद इन दैट 2 मंथ का टाइम पीरियड, सपोज मिस्टर सी एक कोई बंदा है जिससे ए ने गुड्स खरीदा है. मिस्टर सी से मिस्टर ए ने गुड्स खरीदा है. A has purchased goods from C. So can I say A is supposed to pay C? Right? Mr. A has bought goods from Mr. C on credit. So Mr. A has to pay Mr. C, let us say same amount, 10,000. तो Mr. A क्या कर सकता है आपको बताऊं मैं? Mr. A को पैसा देना है ना, पैसा दे सकता है, नो प्रॉब्लम. अगर पैसे नहीं है इमीडिएटली देने के लिए, तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिख रहा है आपको, ये मिस्टर ए के पास पड़ा हुआ है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर ए कैन गिव इट टू मिस्टर सी, और सी को बोलेगा ये ले भाई मिस्टर सी, पैसा नहीं है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख और अपना अकाउंट सेटल कर. मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर सी को कैश नहीं दिया. Are you listening? He did not give cash. What did he give? What did he give? Bill of exchange. Bill of exchange. अभी सी देखेगा ये कागज का मैं क्या करूं, तंबूरा बनाऊं. ए बोलेगा ये ऐसा वैसा कागज नहीं है, देख ध्यान से, इट्स अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज. कैसा वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है? बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव साइंड ऑन इट. ए और बी दोनों ने साइन किया हुआ है. तो सी बोलेगा वैलिड है, बिल ऑफ एक्सचेंज ठीक है, लेकिन पैसा क्या है? पैसा. तो ए क्या बोलेगा उसको? अरे यार तू क्या टेंशन ले रहा है, तू टेंशन मत, ये तेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, ठीक है, अब इस पे टाइम पीरियड है 2 महीने का, तेरे को मुझे भी 2 महीना देना था, तू पैसा मैं तेरे को 2 महीने बाद देता, तो वैसा ये मैंने तेरे को बिल दे दिया है, अब ये बिल तू रख 2 महीने के लिए, और जैसे 2 महीने हो जाए मैं तेरे को बी का एड्रेस फॉरवर्ड करता हूं, जाके बी के घर पे पहुंच जाना 2 महीने बाद, बी तेरे को पैसे दे देगा. तो सी बोलेगा यार तेरा बात ठीक है, मेरे पास बिल है, ठीक है, लेकिन बी कौन है? मैं थोड़ी बी को जानता हूं, आई डोंट नो हु इज बी, मेरे को बी क्यों पैसा देगा? ए क्या बोलेगा उसको कि हाँ बराबर है, बी तुझे नहीं जानता, लेकिन ये बिल को जानता है, इस डॉक्यूमेंट को जानता है. बी क्या करेगा? ये डॉक्यूमेंट देखेगा, जो उसको वो डॉक्यूमेंट देगा उसको मिस्टर बी पैसे दे देगा. क्या बात समझ आई? इसीलिए मैंने क्या बोला, बिल ऑफ एक्सचेंज इज लाइक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट कैश, इट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैश. आपको कोई 100 रुपए देता है तो आप शक्ल देखते हो कि 100 रुपए को देखते हो? आपको अजय ने 100 रुपए दिए या विजय ने 100 रुपए दिए या राम ने 100 रुपए दिए, इससे क्या वो 100 रुपए की वैल्यू चेंज हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं, मेरा दोस्त देगा तो मेरा 100 रुपया 200 रुपया बन जाएगा. इज इट पॉसिबल? नो.
वैसे ही एक बार जब दोनों पार्टीज बिल पे साइन कर देती हैं, इट बिकम्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस व्हाट? It can be transferred from one person to another in settlement of transactions, just like cash. और दूसरे पार्टीज भी उसको मालूम है, बिजनेस में crores billions of rupees के बिल्स डेली ऐसे घूमते रहते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे के पास. लेकिन जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, 2 महीने हो जाते हैं, तभी जिस बंदे का अल्टीमेट साइन होता है उस बंदे के पास जाना पड़ता है और वो बंदा पैसे दे देता है. This is how the mechanism works. So बोलने का मतलब, एक रीजन क्या था बिल ऑफ एक्सचेंज का? वन रीजन वाज सेफ्टी. सेफ्टी समझ में आई आपको? सेफ्टी क्यों? क्योंकि अगर 2 महीने बाद बी ने मना कर दिया तो हम उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं. कोर्ट उसको पकड़ के जेल वेल में डालेगा, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसा वसूलेगा. दूसरा रीजन क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का? व्हाट इज द सेकेंड रीजन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज? नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैश. इट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैश. कैश के इंस्टेड यूज करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, साहिल मेहता इज माई डेटर, आई एम द क्रेडिटर. मैंने साहिल को गुड्स बेचा. Sahil has to pay me money. Sahil has to pay me money after 2 months. मैंने उस पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लिया है. भैया 2 महीने बाद यू हैव टू पे मी 10,000. अब 2 महीने तक वो बिल मेरे पास है, तो मैं उसका यूज कर सकता हूं. कैसे कर सकता हूं? कल उठ के मैंने निशांत से गुड्स खरीदा. तो साहिल का जो एक्सेप्टेड बिल है, मैं निशांत को फॉरवर्ड कर सकता हूं. मैं बोलूंगा किसान भाई 2 महीने बाद साहिल से पैसे ले ले. निशांत बोलेगा ठीक है. अब कल उठ के निशांत ने लेट अस से किरण से गुड्स खरीदा, तो निशांत कैन फॉरवर्ड दैट सेम बिल टू किरण ऑल्सो. किरण के पास वो बिल चला जाएगा. बिल वही है, साहिल वाला ओरिजिनल बिल है. साहिल से मेरे पास आया, मेरे पास से निशांत को गया, निशांत से किरण को गया. किरण ने कल उठ के जिया से गुड्स खरीदा, तो किरण वही बिल जिया को फॉरवर्ड कर सकती. जिया ने कल उठ के गर्गी से गुड्स खरीदा, वही बिल जिया गर्गी को फॉरवर्ड कर सकती है इन सेटलमेंट. अब 2 महीने बाद गर्गी के पास जो बिल है, गर्गी सीधा किसके पास जाएगी? साहिल के पास. एंड साहिल हैज टू पे द मनी टू गर्गी. तो सर बीच वाले पार्टी का कुछ नहीं, सब सेटल्ड है. किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है. आप ऐसे सोचो ना, साहिल मुझे पैसे देगा, मैं निशांत को पैसे देगा, निशांत किरण को पैसे देगा, किरण जिया को देगी, जिया गर्गी को देगी, गर्गी के पास ही रहेंगे लास्ट. तो इससे अच्छा, इतना बड़ा चक्कर लेने से अच्छा है डायरेक्टली साहिल कैन पे टू गर्गी. Did you understand क्या हुआ यहाँ पे? तो बीच में सब लोग क्या डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते रहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज. Sir, I have a doubt. One Sir, second. So 2 important reasons of bill of exchange. Did you get that clear in your mind? The first important reason, why do we make a bill of exchange in any business? Because we need to have some security with respect to payment. And the second important reason, what is another important reason for making a bill of exchange? We can use that bill of exchange in settlement of transaction, just like cash. We can give that bill of exchange to parties to settle the accounts. जैसे आप कैश देके सेटल करते थे ना 11th स्टैंडर्ड में, अजय टू कैश, वैसे आप बिल देके भी सेटल कर सकते. बात समझ आई? बोलो. यस नहीं. can it be used for bad debts recovery? बैड डेट्स रिकवरी इन व्हाट सेंस? बैड डेट्स रिकवरी का मतलब क्या है? कोई बैड हो गया है डेटर, कोई डेटर है ना, बैड मतलब इंसॉल्वेंट, गया, घर बार नहीं है, बिक गया है, दैट टाइम वी राइट ऑफ द बैड डेट्स. करेक्ट? तो कोर्ट में अगर जाके बिल्स दिखाते तो फिर कोर्ट एक्शन ले सकता है ना? दिखाने के बाद वो कंगाल है तभी बैड डेट लिखते हो.
बिल के बाद भी कंगाल हो गया तब जाके बैड डेट, तब तक छोड़ोगे नहीं, जितना वसूल कर सकते हो वसूल हो गया, फिर भी साला कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, तो फिर क्या, तो जाके बैड डेट राइट ऑफ। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं है कि बिल के वजह से बैड डेट्स नहीं होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट। वो क्या बोलता है कि सपोज मैंने तुमको गुड्स बेचा, तुमको मुझे पैसा देने का, लेकिन साला तुम कंगाल हो गया, तुम्हारा घर पे भी पैसा नहीं है, घर बार जल गया, कोरोना खा गया, ये खा गया, हो गया, पैसा ही नहीं, दोगे कैसे? फिर जाके झक मार के अपने को बैड डेट्स राइट ऑफ करना। Sir, what if A drags B to the court, but B claims that he's already paid the amount? तो क्या? हाउ कैन ही क्लेम? प्रूफ होना चाहिए ना बिल का, किसको दिया पैसा। Oh yes. बिल के ऊपर जैसे वो पेमेंट करेगा ना, बिल के ऊपर स्टैंप आ जाएगा पेड, तब जिसको पैसा मिला ना, पेड का स्टैंप आ जाता है धड़ाप कर। जब तक वो स्टैंप नहीं आया पेड का, तब तक वो अनपेड है। अनपेड है मतलब वो झूठ बोलता है। Got it? So if the creditor and the debtor, they mutually agree to change the time period, so can they do that after like the thing is made? No, that's what. That is in the core definition. I'll bring you to that. Take the very first page of the notes, all of you. Page number 1 of your notes. Read. What is a bill of exchange? It is a written promise made by a debtor to a creditor to pay a certain sum of money after a certain period of time. Okay, that's a simple definition of a bill of exchange. Features में जाओ अभी, features में. It should always be in writing. मिला आपको first feature? Written होना जरूरी है. Verbal confirmation नहीं चलेगा. Written document होता है bill of exchange. It should contain an unconditional order. ये आपका आंसर है रिया लाथिया. Unconditional order. बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी कोई पार्टी बनाती है, जैसे कि ए ने बी पे बनाया है, तो अनकंडीशनल ऑर्डर है उसके अंदर। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब बी हैज टू पे मी 10,000 आफ्टर 2 months. एल्विन सेठ, आर यू लिसनिंग? B has to pay me 10,000 after a span of 2 months. उसमें वो B कंडीशन नहीं डाल सकता कि 2 महीने बाद बारिश आएगा तो मैं पैसा देगा, 2 महीने बाद इंडिया आईपीएल, मुंबई इंडियन आईपीएल जीतेगा तो मैं पैसा देगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं डाल सकता है. इट शुड बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर. एक बार बिल सुनो, एक बार बिल बन गया ना, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकता. हाँ, बिल बनने से पहला जो डिसाइड करने का करो, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीने बाद पैसा देगा, दोनों पार्टी को अग्री होना चाहिए. क्रेडिटर और डेटर दोनों को अग्री होना चाहिए. ए और बी दोनों को अग्री होना चाहिए. उसके हिसाब से आप बिल बनाओ. एक बार बिल पे दोनों की साइन आ गई, उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते. So not even if the creditor agrees to change the time period? No, you cannot. Sir, Once both the parties have signed, then you cannot make any change. Then if you want to do any change, cancel that old bill, cut it and make a new one entire. सर अगर हम लोग इतने सारे पार्टीज को ये बिल ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें बीच में अगर कहीं बिल फट गया या मिसप्लेस हो गया किसी से, और फिर जो डेटर है वो मतलब क्लेम करता है कि मैंने ऐसा अमाउंट दे दिया, तो नहीं, देखो, घूम गया तो अभी वो पार्टी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वो डेटर क्या, अगर डेटर ईमानदार है तो दे देगा, बेईमान है तो नहीं देगा. लेकिन फटने वटने का भी देखो, ये कैसा है, कैश के जैसा है. तेरे पास 2,000 रुपए का नोट है, तेरा क्या घूमेगा क्या? तू फट गया वो नोट फाड़ेगा तू, तो उसका ध्यान रखेगा अच्छे से, एकदम ध्यान रखेगा ना. तो वैसा ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज है. लोग जैसे नोट, अभी तेरे हाथ में नोट है, फट गया तो किसका नुकसान? तेरा ही नुकसान. तेरे हाथ में बिल है, फट गया, फिर अभी डेटर की ईमानदारी, अगर उसको लग रहा है कि वो देना चाहिए तो देगा, नहीं तो बोलेगा ये मेरा बिल था ही नहीं, ये तो फटा फूटा बिल है, मैं नहीं देगा. But they'll have photocopies then. फोटोकॉपीज नहीं, ओरिजिनल बिल विद साइन चाहिए. अभी डिजिटल सिग्नेचर्स भी आ गए हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर, बट सम वैलिड प्रूफ शुड बी देयर. बाकी फटवट गया तो अभी तुम्हारा जिम्मेदारी है, तो अभी उसमें वो कुछ नहीं कर सकते. तो इसीलिए संभाल के रखने का पहले, जस्ट लाइक नोट्स, करेंसी नोट. सीधा थर्ड पॉइंट,
it should specify the name of the person to whom the bill is payable, the amount of the bill, and the period of the bill. Logic clear? These are all self-explanatory points. It should be dated. कौन से डेट पे ड्रॉ हुआ है, डेट्स होनी चाहिए. It should be signed by both the parties, without which the bill is invalid. We just now discussed that. Before acceptance, that is the signing of the debtor. Debtor कौन है? Mr. B के Mr. A? B. B. B जब तक साइन नहीं करता है तब तक is that a valid bill? No. A bill of exchange is not a bill, but it is called as a draft. We just now saw that. Hope that is clear. Any doubt in the first feature part? Any doubt till this point? Sure. बोल. For that tearing point, but एक बिल का 2-3 कॉपी बनता है ना, तो वो डेटर कैसे ना बोल सकते? That 2-3 copies is made in case of international trades. Generally, international trades you make it 3 copies, and in local trade you generally make 2 copies for safe side. And 2 कॉपी रेडी है तो फिर ठीक है, कॉपी नहीं है तो लफड़ा है. लोकल ट्रेड्स यू हैव 2 कॉपी, सेफ साइड ऑलवेज. तो कॉपी होना चाहिए, कॉपी नहीं है, दोनों फट गया, घूम गया तो अलग बात. Then parties to any other doubt? Yes, sir. Yeah. Sir, in the third point, it's written that the name of the person whom the bill is payable should be mentioned. But if the bill is forwarded, then any changes to be. Yeah, the person's name changes. I'll come to that. That is called endorsement. Endorsement कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ. एक नीचे ही आ रहा है तुम्हारा पॉइंट. अभी देखो, 3 parties to a bill of exchange. There are 3 parties to a bill of exchange. Okay, drawer, drawee and payee. ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, पेई कौन होता है, अच्छे से समझना. देखो यहां पे हमने देखा मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में किसने बिल ड्रॉ किया था और किसने बिल एक्सेप्ट किया था. Who was the creditor, who was the debtor? A was creditor, B was A was creditor, B was debtor. So जो बिल बनाता है ना, जो ड्रॉ करता है, जो लिखता है, he is called as the drawer. So Mr. A is the drawer. Mr. A is called as the drawer of the bill of exchange. Drawer कौन होता है? The one who makes the bill. The one who makes the bill. One who writes the bill. One who fills up all the details. कि 2 महीने बाद Mr. B is supposed to pay me the money. Got it? Drawee कौन होता है? The सामने वाला party. The party who is supposed to pay the money. Mr. B in our example. Drawee. Drawee कौन होगा? One who accepts the bill. One who has to pay the money. One who is the debtor in the transaction. So creditor is called as the drawer. Debtor is called as the drawee. ये दोनों terms clear? Drawer and drawee. Drawer is the one who writes the bill. Creditor को drawer कहा जाता है और debtor को drawee कहा जाता है. Okay? अब जब वो drawee sign कर लेता है ना बिल पे, उसके बाद हम उसको acceptor कहते हैं. जब तक वो sign नहीं करता है तब तक वो drawee रहता है. साइन करने के बाद वो एक्सेप्टर. ये नाम पे ज्यादा टेंशन मत लो, इंटरचेंजेबल नाम है. आप डेटर बोलो, ड्रॉई बोलो, एक्सेप्टर बोलो, ऑल पीपल आर वन एंड द सेम. जिसको पैसा देना है वही ड्रॉई है, जिसको पैसा देना है वही एक्सेप्टर है, जिसको पैसा देना है वही डेटर है. सब बंदे एक ही है. ओके, ड्रॉई बोलो, एक्सेप्टर बोलो, डेटर बोलो, बायर बोलो, सब एक ही बंदे. क्रेडिटर बोलो, ड्रॉअर बोलो, सप्लायर बोलो. Okay, all are one and the same. So drawer is the one who makes the bill. Drawee is the one who accepts the bill. Creditor and debtor. Who is a payee? Payee कौन होता है? The third party to a bill of exchange. Payee is the one who ultimately receives the amount of the bill. सुन रहे हो? Payee is the one who ultimately receives the amount of the bill of exchange. अब सुनना ध्यान से. मैंने पर्ल पे बिल ड्रॉ किया. आई हैव ड्रॉन अ बिल ऑन पर्ल. तो आई एम द ड्रॉअर एंड पर्ल इज द एक्सेप्टर. इज दैट राइट? आई एम द ड्रॉअर, पर्ल इज द एक्सेप्टर या पर्ल इज द ड्रॉई. अभी 2 महीने तक बिल मेरे पास ही था और पर्ल के पास में 2 महीने बाद गया और पर्ल ने मुझे पैसे दे दी. तो पैसे किसको मिले? मुझे ही मिले.
So I was the drawer and I myself is the payee. Payee is the one who ultimately receives the amount of the bill. Remember? तो मुझे ही पैसा मिला ना, तो मैं I am payee. उस बंदे को पेई बोला जाता है जिसको पैसा मिलता है. Now another situation. I drew a bill on Paul. Paul ने accept किया. I took the bill. 2 months का बिल था. ओके, मैंने ले लिया. फिर मैंने रुतवा से गुड्स खरीदा और रुतवा को बिल फॉरवर्ड कर दिया. रुतवा को बिल फॉरवर्ड कर दिया. तो आफ्टर 2 months, Paul will pay whom? Paul will pay me or Paul will pay रुतवा? What do you think? रुतवा. रुतवा को पैसा देगी ना. मैंने बिल रुतवा को दे दिया है, तो रुतवा जाके पल से कलेक्ट कर लेगा ना पैसे. तो किसको मिला पैसा? रुतवा को. तो हु इज अ पेई नाउ? रुतवा. आर यू गेटिंग दिस? सो पेई कौन होता है? पेई इज द वन हु अल्टीमेटली रिसीव्स द अमाउंट ऑफ द बिल. अच्छा, कैन ड्रॉवर एंड पेई बी वन एंड द सेम पर्सन? इज इट पॉसिबल? Can drawer and payee be one and the same person? Yes. मैं ड्रॉवर है. आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं ड्रॉवर है. मैंने किसी पे बिल ड्रॉ किया और मेरे पास ही बिल है. 2 महीने बाद मेरे को ही पैसा मिला. तो आई एम द ड्रॉवर एंड आई एम द पेई. सेम पर्सन. बट अगर मैंने बिल ड्रॉ किया, समझो मोक्ष पे बिल ड्रॉ किया, बिल आया मेरे पास, मैंने वो बिल रुतवा को फॉरवर्ड किया, रुतवा ने प्रियांश को फॉरवर्ड किया, प्रियांश ने रेविन को फॉरवर्ड किया, रेविन ने साइशा को फॉरवर्ड किया. अल्टीमेटली साइशा गॉट द मनी. तो हु इज द पेई इन दिस एंटायर ट्रांजैक्शन? अल्टीमेटली साइशा गॉट द मनी. तो साइशा इज द पेई. आर यू गेटिंग दिस? So by definition all these things are very important from objective point of view. इसलिए जितना अच्छे से समझ जाओगे अभी से तो याद ही रह जाएगा परमानेंट. ड्रॉवर इज द पर्सन. कौन होता है ड्रॉवर? कौन होता है ड्रॉवर? इज द पर्सन हु मेक्स द बिल, हु राइट्स द बिल, हु इज द क्रेडिटर. गेटिंग इट? ड्रॉई कौन होता है? हु इज द ड्रॉई? बोलो. डेटर. वन हु हैज टू pay. Buyer of the goods. Buyer of the bill नहीं, buyer of goods. One who has to pay the money. Buyer of goods. Goods खरीदा है, पैसा देना है, bill accept किया है. That person is called as drawee. And who is a payee? One who receives the final. Ultimately receives the amount of the bill. Is that part clear? Sir, can the debtor pass the bill? Never. Debtor का एक ही काम है बिल में. क्या है? पैसा देना है. पहले साइन करने का और फिर 2 महीने बाद जो भी बिल लेके उसको पैसा दे देने का. बस. बिल का कोई अथॉरिटी, कोई कंट्रोल डेटर के पास नहीं होता. ओके. बिल को ट्रांसफर कौन कर सकता है? ड्रॉवर ही कर सकता है, क्रेडिटर ही कर सकता है. डेटर कुछ नहीं. डेटर तो खाली चुपचाप साइन करके दे देगा. और जैसा 2 महीने बाद जो बिल लेके आएगा उसको बिल का पैसा दे देगा. और कुछ काम धंधा नहीं है. डेटर बेचारा बैठा रहेगा 2 महीना अपने घर पे. ओके. आईपीएल देखेगा. बाकी जो भी ट्रांसफर वांसफर है वो सब कौन करने वाला है? ड्रॉवर करने वाला है. द क्रेडिटर विल डू ऑल दैट. बात समझ में आ रही है? ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, तीनों बंदे क्लियर? तो अब किसी ने पूछा था कि बिल के अंदर नाम होना चाहिए. जस्ट नाउ समवन हैड दैट डाउट. तो बिल के अंदर मेरा नाम है. समझो मैंने मोक्ष पे बिल ड्रॉ किया. मैंने क्या लिखूंगा बिल में? मिस्टर मोक्ष यादव, he has to pay me or my order a sum of 10,000 after 2 months. ऐसा बिल बनाऊंगा मैं. अभी मोक्ष ने बिल एक्सेप्ट किया, मेरे को दे दिया और मैंने रुतवा को फॉरवर्ड करना है. तो कैसे फॉरवर्ड करूंगा? बिल के पीछे साइन करूंगा, एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ रुतवा, एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ रुतवा, और रुतवा को ये बिल चला जाए. फिर रुतवा को भेजना है प्रियांश को, तो वो वापस अपना साइन कर देगा, एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ प्रियांश, साइन कर देगा, प्रियांश के पास चला जाए. प्रियांश को फोरम को भेजना है, प्रियांश लिख देगा एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ फोरम, फोरम को चला जाए. 2 महीने बाद फोरम किसके पास जाएगी? मोक्ष के पास. अपना पहला बंदा जो एक्सेप्टर था, फोरम विल गो टू मोक्ष एंड कलेक्ट द मनी फ्रॉम दैट. सर, या सर अगर
बोला कि ये जो बिल है we can treat it as cash. So if someone comes to me like cash. and asks me for, if I don't have cash, then I can give him the other bill. Like अगर मुझे किसी के पास से लेना है और मुझे किसी को देना भी है, सेम अमाउंट है, तो मैं हाँ. उसको उसके पास जो बिल है वो लेके ये बिल दे दूंगा, तो मुझे जिसके पास से लेना है वो डायरेक्टली उसके पास से ले लेगा. ऐसा हो सकता है? तुमको किसी से पैसे लेने थे, तुम्हारे पास उसका बिल पड़ा हुआ है, और तुमको किसी को पैसे देने हैं, तो तुम बोल रहे हो कि पैसे की जगह वो बिल दे दो ना. हाँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं कब से. अभी मेरे पास मोक्ष का बिल पड़ा है, मतलब मुझे मोक्ष से पैसा लेना है ना, और मैं प्रियांश को वो बिल क्यों दूंगा? बिकॉज प्रियांश इज माय क्रेडिटर, मैंने उससे गुड्स खरीदा है, मुझे उसको पैसे देने हैं, तो मोक्ष का आया हुआ बिल मैं प्रियांश को दे दूंगा, एंड 2 महीने बाद प्रियांश विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम मोक्ष. व्हाट इज हैपनिंग? बट सर अगर डेटर के पास भी कोई दूसरा बिल है और किसी क्रेडिटर को मतलब ए को अभी बी से पैसा लेना है और बी को सी से लेना है पैसा, तो बी के पास पैसा नहीं है, तो उसके पास जो बिल है वो दे सकता है ना, और डायरेक्ट ए एंड सी कैन सेट ऑफ देमसेल्व्स. यस, ट्रायंगुलर ट्रांजैक्शन, ये भी पॉसिबल. Sir, if the duration between both the transaction is not the same, like from A to B it is 2 months, then and you A cannot do that. Then you can. वही ऐसा सिचुएशन होना बहुत रेयर चीज है, ये जो बोल रहा है ना, कि सेम अमाउंट होना चाहिए और सेम मंथ्स होना चाहिए, और ए ने बी से गुड्स खरीदा, बी ने सी से गुड्स खरीदा, सी ने ए से गुड्स खरीदा, सबके पास एक दूसरे का बिल है, तो ऐसा सिचुएशन होना बहुत रेयर चीज है. हम लोग करेंगे, सम्स में आएगा आगे, वैसा भी है, बट वो इमेजिनरी सिचुएशन. प्रैक्टिकली जो ओरिजिनल बंदा होता है उसके पास घूम फिर के जनरली बिल वापस नहीं आता. ऐसा नहीं होगा कि मोक्ष ने मेरे को बिल दिया, मैंने प्रियांश को दिया, प्रियांश ने रुतवा को दिया, रुतवा ने वापस मोक्ष को दिया. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. रुतवा अल्टीमेटली मोक्ष से पैसा ले लेगा, उसको बिल नहीं देने वाला. ये सर्कल होना बहुत रेयर चीज है प्रैक्टिकली. समझ में आएगा यहाँ तक बात? सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, why it is drawn, what are the features, and who are the parties. Parties तक किसी को डाउट बताइए. बढ़े आगे, चलो. Important points. Acceptance of a bill. What is called as an acceptance of a bill? Whenever the drawee signs on the bill, it is called acceptance. ना, जब भी ड्रॉई बिल पे साइन करेगा उसको क्या बोलते हैं? बिल गॉट एक्सेप्टेड. मुझे बताओ, विदाउट एक्सेप्टेंस इज इट अ वैलिड बिल? नो, इट इज जस्ट अ रफ ड्राफ्ट. इज दैट क्लियर? तो एक्सेप्टेंस का मीनिंग, ये सब टर्म्स आपको घड़ी घड़ी सामने आएंगे चैप्टर में, तो मीनिंग पता होना चाहिए. एक्सेप्टेंस मीन्स व्हाट? व्हेनेवर द ड्रॉई साइंस ऑन द बिल, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अब ध्यान से सुनना. देर आर 2 dates in a bill of exchange. There are 2 dates, date of drawing and date of acceptance. कॉमन सेंसिकल चीज है, कोई सोच के बता सकता है मुझे इसका मीनिंग? One day the creditor will like issue the bill of exchange, and it's not possible for him to send the same bill of exchange to the debtor on the same day. So it will take 2 to 3 days maybe. So, or the debtor might think for 2 to 3 days whether all the terms and conditions are applicable to him. So that's why there's a time gap. So what is the date of drawing? Date on which the bill is drawn. जिस डेट पे ड्रॉवर साइन कर देगा उसको कहा जाता है डेट ऑफ ड्रॉइंग, और जिस डेट पे ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा उसको क्या कहा जाएगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. मतलब मैं हूं, मैंने रेविन पे बिल ड्रॉ किया हुआ, तो मैं रहता हूं बॉम्बे में, रेविन रहता है दिल्ली में, तो मैंने बिल ड्रॉ किया, रेविन को सेंड किया, रेविन के साइन करते करते 2 दिन हो गए, तो आज है समझो 21 अप्रैल, मैंने आज बिल बनाया, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग विल बी 21 अप्रैल, लेकिन रेविन ने साइन किया 23 अप्रैल को, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी 23 अप्रैल. बात समझ आई? अच्छा सर, डेट ऑफ ड्रॉइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सेम हो सकता है क्या? क्या लगता है आपको, सेम हो सकता है?
हो सकता है, 100% Yes. हो सकता है। मेरे बाजू में बैठा हुआ है डेटर, मैंने साइन किया, उसने साइन किया, डेट ऑफ ड्रॉइंग भी आज है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी आज ही है, 21 अप्रैल। समझ में आई बात? बट अगर दोनों दिन अलग है तो जिस दिन पे बिल बना, ड्रॉअर ने साइन किया, दैट इज डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन पे एक्सेप्ट हुआ दैट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। इज दैट क्लियर? बढ़े आगे। डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब होता है ड्यू डेट। ड्यू डेट देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा इस चीज को आप लोग। 21 अप्रैल is the date of drawing and same is the date of acceptance. Assume करते हैं आज ही बिल ड्रॉ हुआ, आज ही बिल एक्सेप्ट हो गया। आर यू ऑल विथ मी? ये बिल का पीरियड है 2 महीने का, बिल का पीरियड है 2 महीने का। मतलब समझो आज के दिन मैंने रिया पे बिल ड्रॉ किया है 10,000 रुपीज का फॉर 2 months, फॉर 2 months। तो कैन यू टेल मी ऑन विच डेट will Riya pay the money? Which date will Riya pay the money? 1st June. Sorry. Yeah? 21st June. 21st June, right? How come 21st June? So 2 months after the date of acceptance. After the date, right? 21st April की डेट थी, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सेम थी, 21st April। तो 21st April से 2 महीना, 21st में 21st June, right? This is called as nominal due date. इसको कहते हैं nominal due date. Nominal due date क्या होगा इसका? 21st June होगा। मतलब 21st June के दिन पे बिल को रिया के पास लेके जाना है, रिया चुपचाप पैसे दे देगी 10,000। ओके, व्हाट इज द लीगल ड्यू डेट? लीगल ड्यू डेट क्या होगी इसकी? तो लीगल ड्यू डेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 दिन ऐड कर देते हैं। इसको कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस, जैसे आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना कभी कभी एग्जाम में पास होने के लिए, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोविजन बना के रखा हुआ है कि जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, प्रॉमिसरी नोट होते हैं, उस पे आप 3 दिन ऐड कर देना एक्स्ट्रा। किसी भी दिन पे जो भी ड्यू डेट आ रही है उस पे 3 दिन ऐड कर देने के, तो आपको फाइनली लीगल ड्यू डेट मिल जाएगी। मतलब इसकी लीगल ड्यू डेट होगी 24 जून। मतलब रिया को 21 जून को पैसे देने तो भी ठीक है, वरना वो 24 जून तक एक्सटेंड कर सकती है। She can extend it up to 24th of June. Are you getting it? तो ये 3 दिन किन किन चीजों के लिए होते हैं? तो खाली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए होते हैं और प्रॉमिसरी नोट्स के लिए होते हैं। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद। तो बेसिकली 3 आइटम्स होते हैं। नेगोशिएबल, ये पूरा एक्ट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया है, लॉ पास किया गया है इन द ईयर 1881। 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पास हुआ था। उसके अंदर 3 चीजें थी। क्या थी? बिल ऑफ एक्सचेंज था, प्रॉमिसरी नोट था और चेक था। चेक, आप जो चेक यूज करते हो ना डे टू डे बिजनेस में, चेक। ये 3 चीजें इस लॉ के अंदर कवर होती हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर। तो उसके अंदर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सब प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यूरेशन पे आप 3 दिन ग्रेस के ऐड कर सकते हैं। ओके, तो रिया को 21 जून के जगह 24th तक की वैलिडिटी दी जाती है। 24 जून तक वो पैसे दे सकती है, उसके बाद नहीं दिए, 24 जून को भी नहीं दिए तो फिर आप उस पर केस फाइल कर दो, उससे पहले तक मत कर। नई बात। तो मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट, हाउ टू अराइव एट मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दैट? 2 months सिंपली किया तो यू विल गेट नॉमिनल ड्यू डेट। उसके ऊपर 3 दिन ऐड किया तब जाके आपको क्या मिलेगा? लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट इज कॉल्ड एज द डेट ऑफ मैच्योरिटी। होप दैट इज क्लियर। डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट का बात समझ में आया? अब ये ड्यू डेट का भी गम्मत है। क्या गम्मत है? देखो, अभी समझो एक बिल ड्रॉ हुआ था 15 जुलाई को, लेट अस से 12 जुलाई। 12 जुलाई को ड्रॉ हुआ था। ये डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एक ही है।
डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, वही दिन पे एक्सेप्ट हो गया. पीरियड है 1 मंथ का बिल है. मुझे जरा सोच के बताओ इसकी ड्यू डेट कब आएगी? 12th August. 12th August, that is the nominal due date. What is the legal due date? 15th August. 15th August, is that right? Why 15th August? 12th August plus 3 days of grace. 3 ही दिन, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन. 3 दिन ऐड करके ही हम लोग ड्यू डेट ढूंढते हैं, which is 15th August. मतलब on 15th August the debtor is supposed to pay the money. Is that clear? But 15th August is what? Independence Day, which is a public holiday. So on that day all the banks are closed. तो डेटर क्या बोलेगा? अरे 15 अगस्त को तो मैं देना चाहता हूं, लेकिन साला बैंक ही बंद है, मैं पैसे कहां से निकालूंगा? तो हम लोग बोलते हैं ठीक है भाई, ठीक है, अगर 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो हम लोग ड्यू डेट 15 अगस्त नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 14th अगस्त. तो 14 अगस्त को ही पैसे दे दे, 14th अगस्त को ही पैसे दे देना. तो इफ द लीगल ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, देन वी टेक अ डे प्रीसीडिंग टू दैट. तो हम लोग क्या बोलेंगे डेटर को कि तू 15 अगस्त को मत देना, तो 14th अगस्त को ही दे देना. क्यों ऐसा? क्योंकि 15th अगस्त फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे. I'll give you one more example. Suppose a bill of exchange was drawn on say 23rd November. 23rd November को ड्रॉ और एक्सेप्ट हुआ है. बिल का पीरियड है 2 महीना. Tell me the due date of this bill. 26 January. 23rd November, 23rd December, 23rd Jan plus 3 days of grace. That makes it 26th Jan. What is 26th Jan? Republic Day. Again a national holiday. So all the banks would be closed. So we will not consider 26th Jan as our due date. What we will take it as? 25th Jan. 25th Jan ले लेंगे. तो अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आ रही है या फिर संडे को आ रही है, समझो 26 जैन ना हो के कुछ भी डेट हुआ, ड्यू डेट हुआ समझो 15 सितंबर है. 15 सितंबर अगर संडे आ रहा है, ड्यू डेट अगर संडे आ रहा है, संडे भी क्या होते हैं, बैंक बंद होते हैं. 25 दिसंबर आ रहा है, उस दिन भी बैंक बंद होते हैं. तो कोई भी हॉलीडे के दिन अगर ड्यू डेट आ रहा है तो आप क्या करोगे? एक दिन पहले ले लो, 1 डे प्रीसीडिंग. 26 जनवरी तो 25 जनवरी, 15 सितंबर है तो 14 सितंबर, 12 अक्टूबर है तो 11 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होता है, 2 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर. छुट्टी के दिन अगर लीगल ड्यू डेट आ रहा है तो एक दिन पहले ले लो. सिंपल सा कंसेप्ट है. क्यों छुट्टी का दिन नहीं ले सकते? क्योंकि उस दिन बैंक बंद होते हैं, तो डेटर आपको पैसे नहीं दे पाए. Sir, in such a case, can't we take the nominal due date except instead of the legal due date? No, you have to get 3 days of grace. लीगल ड्यू डेट, डेटर है ना, कभी भी लीगल ड्यू डेट पकड़ के ही चलेगा. 3 दिन गवर्नमेंट दे रहा है ना उसको, तो वो क्यों गवाएगा? तो वो हमेशा लीगल ड्यू डेट के दिन पे ही पैसा देगा. अगर लीगल ड्यू डेट हॉलीडे आ रहा है तो फिर एक दिन पहले, अदरवाइज ऑलवेज ऑन लीगल ड्यू डेट. नॉमिनल ड्यू डेट एक्चुअली खाली थियोरी के लिए बोलते हैं. नॉमिनल ड्यू डेट का कोई यूज ही नहीं है. एक्चुअल ड्यू डेट इज लीगल ड्यू डेट ओनली. समझ में आई बात? तुमको अगर कोई 3 दिन एक्स्ट्रा दे तो तुम 3 दिन वापर के ही पैसा दोगे ना. बिजनेस टेंडेंसी ऐसा ही रहता है. जब तक क्रेडिट टाइम है तब तक लास्ट दिन तक निचोड़ लेने का सामने वाले पार्टी, फिर पैसा देने का. ऐसा नहीं करने का, बट जनरली बिजनेस टेंडेंसी ऐसी होती है. लास्ट डे तक पब्लिक रुकता है टू मेक द पेमेंट. ओके, डेडलाइंस. सो लीगल ड्यू डेट को ही पेमेंट्स होते हैं. अगर लीगल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे के दिन आता है तो यू टेक अ डे प्रीसीडिंग टू दैट. बात समझ में आई? हाउ टू कैलकुलेट लीगल ड्यू डेट. नाउ व्हाट इफ द लीगल ड्यू डेट, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. सपोज द डेट ऑफ बिल, date of drawing, date of acceptance was 15th November and period of bill is 1 month.
What is the legal due date of this bill? 15 December. अरे 15 18th December. 15 नवंबर से एक महीने का बिल है. 18 December, right? So 18th December is my legal due date. Hope all of you are getting that. एक महीना प्लस 3 days of grace. Legal due date is 18 December. अब 18 दिसंबर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डाल दिया, बोला कुछ काम नहीं करेगा, बैंक भी बंद, कंप्लीट लॉकडाउन. 18 दिसंबर एक ही दिन. देन व्हाट विल बी माय ड्यू डेट ना? अब कौन से दिन पे पैसा लूं? 17 December. नो, देन इट विल बी 19 दिसंबर. व्हाई 17 दिसंबर? क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं रहेगा, पहले थोड़ी मालूम रहेगा कि कुछ लॉकडाउन है. अगले दिन मालूम पड़ा मेरे को कि भैया ये तो लॉकडाउन है. मतलब इट इज एन अनसर्टन हॉलीडे बेसिकली. अनसर्टन, कोई बंद हो गया, अर्थक्वेक आ गया, स्ट्राइक्स हो गई, ओके, अनसर्टन हॉलीडे. सडनली कुछ बंद हो गया तो फिर यू डोंट हैव अ चॉइस टू गो बैक इन टाइम, राइट? So you have to go ahead. So in that case your legal due date would be one day after that. In that case your legal due date would be 19 December. बात समझ आई? Sir. One minute. So if a legal due date falls on a certain holiday, certain मतलब पहले से मालूम था संडे है, पहले से मालूम था गांधी जयंती है, पहले से मालूम था 15th August आ रहा है, then you take a day preceding. But if the legal due date is falling on an uncertain holiday, suddenly declared holiday, then which day you will take? The day after that. Day after that. Is that clear? बोल. सर अगर हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज 15 फेब को इशू किया और हम लोग को पेमेंट मिलना है 18 अप्रैल को. 18 अप्रैल इज द ड्यू डेट. तो अगर सर तो वो पेमेंट कौन सी ईयर में काउंट होगा? पहले ईयर में कि मार्च के बाद के ईयर में? पेमेंट 31 मार्च को ईयर एंड होता है. पेमेंट का क्या फर्क पड़ता है? वी फॉलो विच सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैश और अक्रूवल? अक्रूवल क्या बोलता है? पेमेंट होता है तो मतलब बुक्स में एंटर करना. गुड्स बेचा ना, तभी सेल क्रेडिट हो गया ना, इनकम तो वही साल में चली गई, फिर पैसा आगे पीछे आने दो, क्या फर्क पड़ता है? पैसा कभी भी मिलने दो, वो तो खाली रोकड़ा है, रोकड़ा आगे पीछे आने दो, डज नॉट मैटर. सेल्स हुआ ना, पार्टी टू सेल्स, जिस दिन पे सेल्स क्रेडिट हुआ, इनकम क्रेडिट हो गई, वही साल में इनकम रिकॉर्ड हो जाती है. Got it? So hope these points are clear. First 3 points: acceptance, date of acceptance, date of maturity. Yeah. सर अगर ड्राइंग का डेट और एक्सेप्टेंस का डेट अलग हो तो कौन से डेट से 1 month काउंट करना है? उस पे भी मैं आता हूँ, वो आगे आएगा आफ्टर डेट एंड. फोर्थ पॉइंट पढ़ो ऑनर्ड, फिफ्थ पॉइंट पढ़ो डिसऑनर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर्ड एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर्ड? अगर लीगल ड्यू डेट के दिन पे डेटर पैसा देता है, then it is called that the bill was honored. अगर लीगल ड्यू डेट के दिन पे डेटर पैसा नहीं देता है, then it is called that the bill is dishonored. Simple. अगर ड्यू डेट के दिन पे डेटर ने पैसा दे दिया, if the debtor pays the money on the due date, it's called the bill is honored. Are you understanding? And if on the due date the debtor doesn't pay the money, it is said that the bill is dishonored. Honored, dishonored, all of you clear? रनिसा को समझ में आ रहा है? मोक्ष यादव. Next one. Noting charges and notary public. Noting charges and notary public. इसका मतलब क्या है? समझो 15 फरवरी को बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट हुआ था, 18 अप्रैल को ड्यू डेट थी, 18 अप्रैल को डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? What do we call it? Bill got honored or bill got dishonored? Dishonored. This part is clear? ड्यू डेट पे अगर पैसा नहीं मिला तो बिल हो गया डिसऑनर.
तो डिसऑनर के बाद क्या करने का आपको बताया था मैंने. व्हाट डू वी डू इन केस द डेटर डजंट पे देन? कोर्ट. तो कोर्ट में डायरेक्टली हम लोग केस फाइल नहीं करते हैं. उस केस फाइलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है नोटिंग. नोटिंग का मतलब क्या है? आप कहीं हाई कोर्ट में जाओगे या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाओगे ना, तो कहीं ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा होता है बाहर नोटरी पब्लिक करके बोर्ड रहता है. आपने शायद किसी ने देखा भी होगा, काफी लोगों ने. नोटरी या नोटरी पब्लिक करके ऑफिसर रहता है. ओके, वो क्या करता है? वो पहले आपका फैक्ट रिकॉर्ड करता है कि भैया ये डिसऑनर हो गया है, इसको रिकॉर्ड करो. थोड़ा फीस लेगा आपसे, वो फैक्ट को आपको रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा कि भैया ये बंदे ने पैसा नहीं दिया है. उसके बाद एक बार फैक्ट रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद आप उसके बेसिस पे केस फाइल कर सकते हो, आगे जाके लड़ सकते हो. उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोटेस्ट. सो व्हाट इज कॉल्ड एज नोटिंग? नोटिंग का मतलब और कुछ नहीं है, केस फाइल करने का पहला स्टेप. अगर उसने पैसा नहीं दिया तो आप जाके कोर्ट में नोट करवाओ. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोटिंग. दैट ऑफिसर इज कॉल्ड एज नोटरी पब्लिक एंड सम चार्जेस यू नीड टू पे. फ्री में तो नहीं करेगा, गवर्नमेंट वाला बंदा है. उस चार्जेस को कहा जाता है नोटिंग चार्ज. इज दिस क्लियर? सो नोटिंग क्या होता है? नोटिंग आपका केस फाइल करने का पहला स्टेप होता है. बात समझ आई? फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज कॉल्ड नोटिंग. नोटिंग खाली बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए नहीं होता है. आप कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट करते हो ना, बड़ा प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है, फ्लैट है, कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसको भी आप नोट करवा के रखते हो. Just to keep a record with the court of law. Just to keep a record with the court of law. So that is called as noting. तो जैसे बिल डिसऑनर होता है, आपकी मर्जी, अगर आपको कोर्ट केस करना है तो आप ये नोटिंग का प्रोसेस कर सकते हो. अगर आपको नहीं करवाना है तो आप आउट ऑफ कोर्ट भी जा सकते हो, भी सेटलमेंट कर सकते हो. कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है कंपल्सरी में, बट अगर जाना है तो ये प्रोसेस नोटिंग. The process is called as noting. Charges are called as noting charges, and that officer is called as notary public. Endorsement of a bill. Hope you know what is endorsement. We just now discussed. What do you mean by endorsement of a bill? The bill is transferred from one person to another. When the bill is transferred from one person to another. We saw ना अभी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए आप बिल ट्रांसफर कर रहे हो. That is what is called as endorsement. That is what is called as endorsement. Got that? मुझे अजय को पैसे देने हैं, अजय को विजय को देने हैं, विजय को संजय को देने हैं, एक दूसरे को बिल ट्रांसफर करते जा रहे हैं, सेटल करते करते. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल. ट्रांसफर ऑफ अ बिल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. Discounting of a bill. Very important concept. Discounting of a bill. Listen now very carefully. All videos on. Why are the videos off? Nishan Parekh. Sir. Yeah. Sir, whenever the bills of exchange are made, like it is necessary that ये amount के लिए ही bill बनता है कि कोई भी amount के लिए बनता है? Amount कैसे decide होता है? जितना पैसा, suppose मैंने तुमको 10,000 का गुड सेल किया तो I have to receive 10,000 from you ना, तो 10,000 का बिल बनाएंगे. अगर उसमें से तुमने मुझे 2,000 कैश दे दिया तो 8,000 का बिल बनाऊंगा. 3,000 दे दिया कैश तो 7,000 का बिल. जितना पैसा लेना है एक क्रेडिटर को एक डेटर से, उतने अमाउंट का वो बिल बनाएगा. समझा? No, like is there a specific range of amount for the bill is made? No range, no. And any crores, lakhs, any amount you can make it. No problem. Yeah. So discounting of a bill of exchange. Very important concept of discounting. सुनना ध्यान से. Suppose मैंने एल्विन पे बिल ड्रॉ किया हुआ है 20,000 रुपीज का for 2 months. I have drawn a bill on Elvin today, 21st April, और Elvin ने भी उसको accept कर लिया for 2 months. Can you tell me the due date of this bill? 24th May. 24th June. 24th June आएगी इसकी ड्यू डेट. Yes or no? तो आज मैंने बिल ड्रॉ किया, एल्विन ने साइन किया, एक्सेप्ट किया, आ गया बिल. ठीक है?
अब मुझे पैसे कब मिलेंगे? 2 महीने बाद, ऑन 24 जून। बट मुझे आज के आज ही पैसे चाहिए। आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी। So what I can do is I can discount this bill with the bank. I can discount this bill with the bank. ये एक ऑप्शन बिल देता है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन लॉ में दिया हुआ है, आप बिल डिस्काउंट करवा सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय बिल डिस्काउंटिंग? मेरे पास ये बिल पड़ा हुआ है, एल्विन वाला बिल है। मैं क्या करूंगा? बैंक में जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा देखो ये एल्विन का बिल है मेरे पास 20,000 रुपीज का, आप ये बिल ले लो और मुझे पैसे दे दो। बैंक बोलेगा ठीक है। मैं ये बिल बैंक को दे के बैंक से पैसे ले लूंगा, लेकिन बैंक मुझे 20,000 नहीं देगा, शायद 19,800 देगा। कितना देगा? 19,800, लेकिन आज ही दे देगा, टुडे इटसेल्फ, ऑन 21st of April. Then what will happen after 2 months, that is on 24th of June, bank will directly go to Elvin and collect the money, 20,000. बैंक एल्विन से पूरे 20,000 ले लेगा। इसमें हुआ क्या, आपको समझ में आया? बैंक ने क्या किया? बैंक ने थोड़ा बिजनेस कर लिया। बैंक ने मुझे कितना दिया? 19,800। और बैंक को कितने मिले आफ्टर 2 months? 20,000. Why did the bank deduct that 200 rupees? Because it gave us instantly, no? Instantly. और उसको 2 महीना लेट मिल रहा है ना, थोड़ा इंटरेस्ट कंपोनेंट, उसका प्रॉफिट, सर्विस चार्जेस सब इंक्लूडेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग बड़ा ही काम का चीज होता है। क्या काम का चीज होता है यहाँ पे? व्हेनेवर वी नीड मनी अर्जेंटली, अपने को अर्जेंटली पैसे की जरूरत है, तो वी कैन सेल दैट बिल टू द बैंक। We can sell that bill to the bank. Immediately मैं बिल को देके पैसे ले सकता हूं और बैंक आराम से बाद एल्विन से पैसे ले लेगा, डेटर से पैसे ले लेगा। This is what is called as discounting of a bill of exchange. मतलब समझ आया what is discounting? Whenever we are in urgent need of money, we can always sell that bill to the bank. अच्छा सर, कौन से बैंक को बेचना है? अपने ही बैंक को बेचना है? कोई भी बैंक एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी बैंक, internationally, okay, any bank, you can, all the banks provide this facility of discount. And go to the bank, sell the bill to the bank, get the money. हाँ, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? समझ में आया? Bank will deduct some charges because bank will get the money after 2. Is this clear? So that's what is called as discounting. Then some chotu terms we are having. Bank for collection. What is bank for collection now? Bank for collection is a facility provided by the bank under which it acts as our agent. What is bank for collection? Simple terms mein, suppose I am a big businessman. I am a big businessman. ठीक है? I have 15-20 bill of exchange. सबका ड्यू डेट अलग अलग है। एक का 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 20 जून, 25 जून। आई एम हैविंग n नंबर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैं हर एक का ड्यू डेट पे डेटर के पास जाऊं, कलेक्ट करूं, जाऊं, कलेक्ट करूं, जाऊं, कलेक्ट करूं। तो मैं अपना धंधे पे ध्यान दूं कि बिल का काम करते रहूं। तो टू अवॉइड दैट व्हाट वी कैन डू, अपन कोई एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं ना, कोई कामगारी, कोई एम्प्लॉय। वैसे ही हम लोग बैंक को बिल्स दे देते हैं। तो बैंक एक्ट्स अवर एजेंट। बैंक अपना एजेंट का काम करता है। हम लोग पूरा बिल उठा के बैंक को दे देते हैं। जैसा जैसा ड्यू डेट आएगा बैंक एक एक करके बिल कलेक्ट करेगा और अपने को पैसा दे देगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये क्या बैंक फ्री में करेगा? नहीं, ऑब्वियसली बैंक विल चार्ज सम चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस बोला जाता है। They are called as collection charges या bank charges. So what do you mean by bank for collection? Do you get that? What is bank for collection? Bank for collection is a service provided by the bank under which it will collect our bills on our behalf and give us the money. अपना ही बिल कलेक्ट करके अपने को पैसा दे देगा। अपने को मगजमारी नहीं, हमने सब बिल उठा के बैंक को दे दिया है। जिसका ड्यू डेट आएगा कलेक्ट करके दे देगा। उसका काम कलेक्शन का है। कलेक्शन एजेंट बना दिया हमने बैंक को।
और हमने उसको चार्जेस दे दिए, उसका कमीशन दे दिया। इज दिस क्लियर? यहां तक का टर्म्स में कोई डाउट किसी को? देख लो जरा, फ्रॉम 1 2 3 4 5 9, या The bank will already deduct and give us the amount, so is it not considered as the bank charge? Which? The bank for collection, in the bank for collection, the banks will already deduct and give us, no? Like in the example you gave, so that is not considered the bank charge. Bank charges, commission, they are all one and the same. Bank charges ही बोलते हैं. I thought we have to give extra then. No. अभी समझो, मैंने तुमको, you are my bank, you are my agent. I gave you 10,000 worth of bill, and you will collect the money, and you will give me 9,950 maybe. 50 रुपया you will deduct for that. Those are bank charges. Okay. Sir. Yeah. Sir, can't we take that bank charges from the debtor, as we have to receive money from the debtor? No, debtor थोड़ी बोला था तुमको बैंक को एजेंट अपॉइंट करने के लिए, कुछ भी। तुम बिजी हो, तुमने अपने सहूलियत के लिए एजेंट रखा है, उसका भी पैसा डेटर से लेने का। डेटर तुमको क्यों दे रहा है पैसा? क्योंकि उसने गुड्स खरीदा, तो गुड्स का ही वो लायबल है ना। अभी तुम बिजी हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम एजेंट अपॉइंट नहीं करोगे तो बैंक चार्जेस नहीं होएगा, उसका चार्जेस वो बेचारा डेटर क्यों भुगते? समझा? वो तो चार्जेस अपना जेब से ही जाए। सर, पर अगर डेटर ऑनलाइन आरटीजीएस या कुछ करके हमको तो बिल का सवाल ही नहीं है। Then he'll have to pay something. What? Transfer का amount, like that. बिल का पैसा अगर आरटीजीएस से दे रहा है, हाँ, then what? Then he'll have to pay some amount, no, like ऊपर से minimum. वो तो डेटर का, हाँ, थोड़ा नॉमिनल, अगर वो आरटीजीएस वगैरह से दे रहा है तो वो तो उसका हमेशा जो यूपी, अभी तो ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री हो गया है, बहुत नेग्लिजिबल चार्जेस रहता है, बट जो भी है, यस, आरटीजीएस वगैरह किया एनईएफटी तो उसका चार्जेस डेटर को देना पड़ेगा, बराबर, ट्रांसफर पैसे का देना पड़ेगा। बड़े आगे, some 4-5 terms are left, we'll just wind that and we'll stop. Retirement of a bill. What is retirement of a bill? Point number 10. Retirement of a bill. आपको पता है ऑनर और डिसऑनर अभी मैंने डिस्कस किया। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज? ड्यू डेट पे अगर उसने पैसा दिया तो इट इज कॉल्ड ऑनर्ड, अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया तो इट इज कॉल्ड डिसऑनर्ड। अभी ड्यू डेट से पहले ही पैसा दे दिया, ऐसा भी हो सकता है ना? हो सकता है। कैसे हो सकता है? एल्विन पे मैंने बिल ड्रॉ किया था 2 महीने का, बिल वॉज 20,000, एल्विन 1 महीने में आ गया मेरे पास, ले लो पैसा, टाइम से पहले ही पैसा दे दिया, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटायरमेंट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। रिटायरमेंट का मतलब क्या समझ में आया? ड्यू डेट के दिन नहीं बॉस, ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट से पहले अगर आपको पैसे मिल जाते हैं बिल के, डेटर अपने आप मुंडी हिलाते हिलाते आपके घर के दरवाजे पे आके आपको पैसे दे देता है, तो फिर दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। ओके, टाइम से पहले जब कोई डेटर पैसा देता है तो हम क्या अलाउ करते हैं उसको? याद है कुछ? डिस्काउंट देना पड़ेगा ना, डिस्काउंट। टाइम से पहले दे दिया है तो इंटरेस्ट की बचत हो गई ना तुम्हारी, वो पैसे आप और कहीं एम्प्लॉय करके इंटरेस्ट कमा सकते हो, तो डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है। तो हमेशा रिटायरमेंट में डिस्काउंट होता है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है। एल्विन नहीं तो वो देगा क्यों? व्हाट इज द इंसेंटिव ऑफ पेइंग 1 month अर्ली, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 महीने का बिल है और डेटर 1 महीना जल्दी आके क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो 10,000 के जगह he will pay me 9,900 or 9,800, somewhat like that. I will allow some discount. Got that? So retirement means what? Payment of the bill before the due date. Before the due date is called retirement. What if it is on the due date? Then it depends, no, if the party wants to do this. It's honored, right? Or I asked something else.
If he pays the money on the due date, it's called as the bill got honored. And if it is paying before the due date, then retire. The term used is retire. यहाँ पे डिस्काउंट कब अलाउ करना है? ऑन द ड्यू डेट अलाउ करना है कि बिफोर द ड्यू डेट अलाउ करना है? बिफोर. Come to the next one. Holder and holder in due course. Just leave it. I'll explain it at the end. After date bill and after sight bill. देखो अभी अभी बीच में मेरे को किसी ने डाउट पूछा था कि सर अगर 21 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये डेट ऑफ ड्रॉइंग है आपका, और 25 अप्रैल को डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, दोनों डेट अलग अलग है, और बिल है 2 महीने का, तो दुविधा हो गई, आप 2 महीने का कैलकुलेट करेंगे, 21 अप्रैल से कि 25 अप्रैल? 25 अप्रैल से. दोनों डेट से कर सकते हैं. दीज आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स. ये अगर आपने 21 अप्रैल से किया देन इट इज कॉल्ड एज आफ्टर डेट बिल, एंड अगर 25 अप्रैल से किया तो इसको कहते हैं आफ्टर साइट बिल. What do you mean by after date bill? When the due date is calculated from the date of drawing. Date of drawing से अगर आप कैलकुलेट करते हो ना 2 महीना, मतलब 21 अप्रैल से 2 महीना, 21 मई, 21 जून प्लस 3 days, 24 जून. So 24 June will be my due date if it is an after date bill. And after sight bill है तो फिर मैं यहां से करूंगा 25 अप्रैल से 2 महीना, 25 मई, 25 जून प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, 28 जून हो जाएगी मेरी ड्यू डेट. तो अपने को मालूम कैसा पड़ेगा आफ्टर डेट बिल है कि आफ्टर साइट बिल है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है. डेटर क्रेडिटर आपस में डिसाइड करके बिल में लिख देते हैं कि वो आफ्टर डेट बिल है कि आफ्टर साइट बिल है. समझा? कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि ये बोलेगा आफ्टर डेट, वो बोलेगा आफ्टर साइट, ऐसा नहीं होता. बिल में लिखा होता है वेदर इट इज आफ्टर डेट बिल या आफ्टर साइट बिल. Is this clear? What do you mean by after date bill? How do you calculate the period in after date bill? Tell me, how do you calculate the period in after date bill? The after credit period plus the 3 days of grace. From which date? Start From which the bill has been issued. Date of drawing. Date of. Are you getting that? Hello. Date of drawing से if you start, it is called after date bill. What if you start from date of acceptance? After sight. Then it is after sight. Then it is after sight bill. Is that clear? Is that clear? I'll Yes. throw you an example. You tell me the due date of this bill, okay? Date of drawing is 3rd March. Date of acceptance is 6th March. Period of the bill is 3 months. And it is an after sight bill. What will be the due date of this bill? 9th June. 9th June. What will be the due date of this bill? 9th June. 9th June? All of you sure? Yes. Why 9th June? Because your starting point will be 6th March, date of acceptance. यहाँ से 3 महीना, 6th April, 6th May, 6th June plus 3 days of grace, 9th June. What if this was an after date bill? 6th June. Then 6th June. Then your starting point would be 3rd March. बात समझ आई? After date bill, after sight bill. After date में start from the date of drawing, after sight में date of accept. 14th one, at sight या on demand bill. At sight या on demand bill बहुत खतरनाक बिल होता है, एकदम खतरनाक बिल होता है. क्यों खतरनाक होता है? इसमें 2 चीजें मेंशन ही नहीं होती है. क्या मेंशन नहीं होती है? पीरियड मेंशन नहीं होता है और ड्यू डेट ऑटोमेटिकली गुल हो जाती है. नो ड्यू डेट, नो पीरियड. पीरियड ही नहीं होता है बिल.
मैंने विराली पे बिल ड्रॉ किया 10,000 का, डेट पीरियड मेंशन ही नहीं है, कितना महीने बाद पैसा देना मालूम ही नहीं है, उसको बोलते हैं एट साइट या ऑन डिमांड बिल। क्यों खतरनाक बिल है? जब जी चाहे तब पैसा मांग सकते हो आप, डेटर को झक मार के पैसा देना पड़ेगा ना। कल उठ के मैंने मांगा विराली से पैसा तो कल देना पड़ेगा, एक हफ्ते बाद मांगा एक हफ्ते बाद देना पड़ेगा, एक महीने बाद मांगा एक महीने बाद देना पड़ेगा। जब भी मांगू ऑन डिमांड, एट साइट या ऑन डिमांड, जैसे उसके नजर में एट साइट बिल दिखा पैसा दो, एट साइट ऑन डिमांड जैसा बिल आया वैसा पैसा देना पड़ेगा। 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, नो ड्यू डेट, नो डेज ऑफ ग्रेस, नथिंग। इज क्लियर? दैट्स कॉल्ड एट साइट या ऑन डिमांड बिल। ऐसे बिल्स बहुत कम लेवल पे ड्रॉ और यूज होते हैं प्रैक्टिकली। तुमको ही मालूम है ना, कौन करेगा ऐसा, मालूम ही नहीं है कब पैसा देने का है, क्या सेंस बनता है। तो सच बिल्स आर यूज्ड वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। अगर डेटर को एक्सेप्ट मंजूर है वो सब टर्म्स तो ठीक है, और जनरली ऐसे बिल यूज नहीं होते। मेजॉरिटी बिजनेस कौन से बिल यूज करता है? 99% ऑफ द बिल्स आर आफ्टर डेट बिल, आफ्टर डेट बिल। आफ्टर साइट भी इतना यूज नहीं होता, आफ्टर डेट, डेट ऑफ ड्रॉइंग से ड्यू डेट कैलकुलेट होने वाले बिल ही मेजॉरिटी प्रैक्टिकली बिजनेस में यूज होते हैं। इज दैट क्लियर? Last two, inland bill and foreign bill. What do you mean by inland bill, foreign bill? Very simple. इंडिया के अंदर ड्रॉ और एक्सेप्ट हुआ है तो इनलैंड बिल, और यहां पे ड्रॉ हुआ है फॉरेन में एक्सेप्ट हुआ है तो इट्स कॉल्ड एज अ फॉरेन। दैट क्लियर? डेटर क्रेडिटर डिफरेंट कंट्रीज में है, फॉरेन बिल, डेटर क्रेडिटर इन द सेम कंट्री, इट्स कॉल्ड इनलैंड। सिंपल डेफिनेशन। ओके, renewal, I'll explain it to you along with the journal entries. Tomorrow we'll start with the journal entries. आज के लिए इतना काफी है। I'm giving you 5 more minutes. Please go through the definitions जो हमने आज डिस्कस किए हैं। 5 मिनट एक नजर घुमा लो, देख लो जरा, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो मेरे से फटाफट से, और फिर हम लोग वाइंड अप करें। कौन है जो ट्रेन में बैठा है? चलो, प्लीज गो थ्रू द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी डिस्कस। होल्डर इन होल्डर ड्यू कोर्स छोड़ दिया है, लास्ट पॉइंट रेन्यूअल छोड़ दिया है, विल टेक इट लेटर। बाकी पॉइंट्स देख लो, ध्यान से पढ़ लो। सा वीडियो शुड बी ऑन। बीच बीच में घड़ी घड़ी वीडियो ऑफ થાય છે તારું। If you have any difficulty understanding any point, please ask.
All clear, Manan Patel? Yes, sir. Ansh Mehta, getting it? Yes, sir, yes. समझ में आ रहा है पॉइंट्स? एनीवन वाज नॉट गेटिंग एनीथिंग या बाउंसर गया कंसेप्ट ही पूरा? एनीवन? राहुल सॉर्टेड? Yes, sir. देवांश दोषी, Yes, sir. साइशा, जैनम, getting it? I told you earlier also, if you don't understand, please ask immediately. Don't keep it pending. Okay. खाली videos on रखना है. That is only one restriction you have in online. बाकी doubts and all you can ask, no problem. In fact, clear करते रहो जितना होता है फटाफट. Don't keep it pending. Bulk up होएगा फिर आगे जाके. तानिया को समझ रहा है? तानिया वीडियो ऑन जो है वे परमानेंट. किया गो थ्रू किया? सॉर्टेड? घर पे वापस एक बार देख लेना. कल यही पॉइंट से विल कंटिन्यू. ओके. It's not no need to mug it up or ratify or anything. These things can come in objectives. तो आपको पता होना चाहिए. You just need to know the meaning in the back of your mind. So own words में you can always say. There is no ratify answer in accounts. कुछ word to word याद रखने का जरूरत नहीं है बिल्कुल. Okay. Everything you can mention it in own words. One sentence भी होते नहीं है आपके एग्जाम में. Normal objectives ही होते हैं. Fill-ups होता है, true or false, agree disagree. One word में ही आपको आंसर देना है. ठीक है. तो मीनिंग हर एक चीज का पता होना चाहिए. कौन सी चीज क्या है, कौन सा पॉइंट क्या है. ठीक है. तो पढ़ लेना एक बार अच्छे से ध्यान से. कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी एनी टाइम ड्यूरिंग द डे एंड वी मीट टुमारो एट सेम टाइम 9 AM. ओके. जर्नल आई एम स्टार्टिंग. डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा बाय बाय, सी यू. Bye.